जिंदाबाद। दिलों पर राज करने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी के कर्णधार, पूरे सभी लोग बैठ जाएं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के करोड़ों करोड़ों नौजवानों के दिलों की धड़कन और हिंदुस्तान की आशा की किरण, हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव जी हम सबके बीच में पधार चुके हैं। जोरदार तालियां बजाकर सब लोग उनका स्वागत करें। माननीय अध्यक्ष जी को जाना है, इसलिए बहुत ज्यादा समय न लेते हुए गठबंधन की आंवला लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी श्रीमती रुचि वीरा जी से अनुरोध करेंगे कि बहुत कम समय में यहां पर आकर अपील करें। आदरणीय रुचि वीरा जी। यहाँ आज 25 लोकसभा बरेली के इस चुनावी प्रोग्राम के अध्यक्ष जी और हम सब के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का हम यहाँ इस मंच पे पहुंचने पे बहुत स्वागत करते हैं। काबिले एहतराम मंच, सम्मानित क्षेत्र के एक आंवला और बरेली लोकसभा के दूर दूर से आए हुए सभी जिम्मेदार बुजुर्गवार, नौजवान बच्चों और जहां तक भी आवाज जा रही है भारी तादाद में आई हुई मेरी माताओं बहनों, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को, और धन्यवाद देना चाहती हूं पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा बहन कुमारी मायावती जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल चौधरी अजीत सिंह जी को, जिन्होंने मुल्क के नाजुक हालात को देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मुल्क को ऐसे दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है, बहुत अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए हमारे नेताओं ने जो ये महागठबंधन का फैसला किया है, मैं उनको बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूं और शुक्रिया करना चाहती हूं अपने नेताओं का कि उन्होंने यहाँ बरेली में पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार जी को और आंवला में मुझे रुचि वीरा को गठबंधन का प्रत्याशी बनाकर इस इलाके की लोगों की सेवा करने के लिए, इस इलाके के लोगों की खिदमत करने के लिए और इस पिछड़े इलाके में विकास करने के लिए और गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने के लिए जो हमारे नेताओं ने हमें यहाँ गठबंधन का प्रत्याशी बनाया है, मैं दिल की गहराइयों से अपने नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहती हूँ। मैं यहाँ खड़े हुए सभी जिम्मेदारान से ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग दोनों भाई बहन गंगवार साहब और मैं चाहते तो ये थे कि पूरी लोकसभा क्षेत्र में हर गांव में जाएं, हर कस्बे में जाएं, हर गली में जाएं और हर घर तक अपनी दस्तक दें और आप लोगों का दुआएं मांगे, आप लोगों से आशीर्वाद मांगे और आप लोगों का समर्थन और आपका कीमती वोट मांगे। लेकिन वक्त की तंगी है, टाइम बहुत कम है और बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, तो मैं यहाँ खड़े हुए अपने सभी बुजुर्गों से, बहनों से और नौजवान बच्चों से अपील करना चाहती हूँ, अपने भाई गंगवार साहब की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, कि आप सब लोग, सब जिम्मेदार लोग हैं, आप हमारे चचा ताऊ बनकर, हमारे भाई बनकर और हमारे बेटे बनकर पूरे क्षेत्र में चुनाव लड़ाने का काम करें और वोट दिलवाने का काम करें और बूथ के ऊपर मजबूती से खड़े होने का काम करें। मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूं कि हमारे जो नेताओं ने सेकुलरिज्म की अलख को जगा के रखा है, जो विकास अपने कार्यकाल में कराए हैं, उनके आधार पर हम लोगों को बहुत भारी तादाद में
वोट मिलने वाला है। और मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में जितने भी वादे किए, चाहे नौजवानों को रोजगार देने का वादा, चाहे हर भारतीय के अकाउंट में 15 लाख रुपए आने का वादा, चाहे काला धन लाने का वादा, किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा, कोई भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। तो अब लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, और इस परिवर्तन में आप लोगों की अहम भूमिका रहने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों का समर्थन और आशीर्वाद हमें मिलेगा और ये चुनाव हम लोग जीतेंगे। हम आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं माननीय अखिलेश यादव जी की बातों को सुनने के लिए, तो मैं उनके और आपके बीच में बाधा नहीं बनूंगी। यहाँ खड़े हुए हर भाई का, हर बुजुर्ग का, हर माँ बहन का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ और 2 लफ्जों में अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ कि मैं कफस की तीलियों से देख लेती हूँ चमन को, मैं कफस की तीलियों से देख लेती हूँ चमन को, और किस कदर पाबंदियां हैं फिर भी मैं आजाद हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शानदार तकरीर के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, हमारे दिलों पे राज करने वाले अखिलेश यादव साहब यहां पर पधार चुके हैं। फिर से गुजारिश की जोरदार तालियों से अखिलेश यादव साहब का इस्तकबाल कीजिए। एक शेर के साथ मैं उनका इस्तकबाल करूंगा, उसके बाद मैं लोकसभा के प्रत्याशी जनाब भगवंत शरण गंगवार साहब को बुलाऊंगा। एक शेर के साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का इस्तकबाल करना चाहता हूं। शायरी की यूनिवर्सिटी यहां बैठी है, मेरा शेर बहुत छोटा है। अखिलेश भैया हर राह में है, क्षमा जलाना इनका काम। बहुत छोटा शेर है, बहुत बड़ी शख्सियत है। हर राह में है, क्षमा जलाना इनका काम। तेवर हवा के क्या है ये अखिलेश यादव देखता नहीं, ये बात पूरा हिंदुस्तान और पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। मैं दावत देने जा रहा हूं बरेली लोकसभा के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी, एक ऐसी शख्सियत जो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन 23 मई को बरेली की सांसद होगी। इस यकीन के साथ माननीय भगवत शरण गंगवार साहब अपना संबोधन दें और यहां की जनता को संबोधित करें। भगवत शरण गंगवार साहब। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, मंच पर बैठे हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण और सामने बैठे और आंवला की प्रत्याशी बहन रुचि बीरा जी, और यहाँ सामने बैठे सभी हमारे बुजुर्गों, साथियों, कार्यकर्ता बंधुओं, नेतागण और सारी बरेली की शख्सियतें, आपका हम बहुत 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 स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आज इतनी गर्मी में और काम में आप लोग यहाँ पर पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, 30 साल की राजनीति मैं आप लोगों के बीच में कर चुका हूँ। मैं जैसा भी हूँ आप सब लोग जानते हैं। मेरा तो एक ही कहना है, मैंने एक बात कही थी 3-4 दिन से आप लोगों के बीच में कि चुनाव तो 21 अप्रैल को होगा, काउंटिंग 23 मई को होगी, लेकिन अगर आप चाहो तो बरेली के आवाम के मुंह से कल ही यानी आज का दिन ऐसा होगा कि वो कह देंगे कि गठबंधन के प्रत्याशी जीत गया। और आज आप लोगों ने साबित कर दिया साथियों, इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी करके कि गठबंधन जीत गया, भगवत को आपने जिता दिया और बरेली में माननीय अखिलेश यादव जी की शान बढ़ाने का काम किया। मैं माननीय अखिलेश यादव जी का भी बरेली की जमीन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सारे मंच पे बैठे जो हमारे नेतागण हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सारे लोगों की उपस्थिति है। साथियों, अब 23 अप्रैल को कोई कसर ना छूटे, बस इतना कहना चाहता हूं। और आप देख रहे हैं कि अभी सहारनपुर में आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बहन मायावती जी की संयुक्त रैली हुई थी। 14 में लोगों ने कहा था कि पश्चिम से एक आंधी उठी और आज भी वही बात दोहराई गई कि सहारनपुर से एक आंधी उठी है गठबंधन की और वह पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश जिताने का काम करेगी। तो साथियों, आज बरेली की भीड़ ने यहाँ पर यह साबित कर दिया कि
ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश गठबंधन जीतने का काम करेगा। मैं आज और ज्यादा ना कहते हुए अपना सारा समय माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देते हुए आप सब लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भगवत शरण गंगवार जी। इससे पहले कि हम सबके दिलों की धड़कन और हम सबके चहेते नेता माननीय अखिलेश यादव जी को बुलाऊं, इससे पूर्व छोटे मंच पे भाई लल्ला गद्दी जी खड़े हुए हैं, वो हैं, जरा खड़े हो जाएं। लल्ला गद्दी, आप बहुत सारे साथियों के साथ पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आज पार्टी ज्वाइन करने वाले, कांग्रेस से और बहुत सारी पार्टियों से, उन्हें थोड़ा सा अपना प्यार दे दीजिएगा। धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलवाने से पूर्व सिख समाज की ओर से भाई आलमजीत सिंह जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सरोपा भेंट करना चाहते हैं। उनसे निवेदन करूंगा आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सरोपा भेंट करें। भाई आलमजीत सिंह जी। अब बेहद अदब और सम्मान के साथ हम निवेदन करेंगे, हिंदुस्तान की आशा की किरण, देश के भविष्य और देश को विकास की राह दिखाने वाले, हम सबके दिलों की धड़कन, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूर्व बरेली के गौरव और पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर बरेली का नाम रोशन करने वाले उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य आदरणीय वसीम बरेलवी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आएं और यहां हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय वसीम बरेलवी साहब। परम प्रिय, परम आदरणीय माननीय अखिलेश जी, डाइस पर बैठे हुए गठबंधन के तमाम बड़े नेतागण, यहाँ के शहर के जिम्मेदार रहनुमा, जितने भी यहाँ डाइस पर मौजूद हैं, और जनता में बैठे हुए मेरे प्यारे बरेली वासियों, नौजवानों, बुजुर्गों, साथियों, बच्चों, महिलाओं, मैं शायद आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे 58-59 साल के पब्लिक जीवन में ये पहला मौका है कि मैंने पूरी ज़िंदगी इंसानियत के लिए कलम उठाया, लेकिन आज मैं एक राजनीतिक मंच के ऊपर बोल रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि इंसानियत के सबसे बड़े अलंबरदार के साथ मैं खड़े होने के बाद अपना फख्र महसूस कर रहा हूँ कि उनके साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। उनके जो संस्कार हैं, जो उनका व्यवहार है, और जिस शालीनता के साथ वो अपनी बात कहने का फन जानते हैं, यकीन कीजिए उनके एक एक शब्द से भारतीयता जाग उठती है। हिंदुस्तान अजीम विरासत का मुल्क है। यहाँ पर अगर किसी मुखालिफ के लिए कुछ कहा भी जाता है तो ऐसे कहा जाता है जैसे खुद शर्मिंदा हुए जा रहे हों। यह हिंदुस्तान का मिजाज है। इस हिंदुस्तान के मिजाज को जिस आदमी ने यहाँ तक पहुँचाया, मैं समझता हूँ कि उनका जितना अभिनंदन मैं करूँ इस बरेली की सरजमीन से कम है। आप लोगों ने मुझे वो बेपनाह प्यार दिया है कि इस बरेली का एक जर्रा होकर मैं पूरी दुनिया में जहाँ गया हूँ, मैंने आपका नाम कहीं नहीं छोड़ा है, मेरे नाम के साथ बरेलवी ज़रूर लगा हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और हमारे सारे गठबंधन के जिम्मेदार लीडरान, आपका मैं स्वागत करता हूं इस अध्यात्म सरजमीन नाथ नगरी पर,
स्वागत करता हूं आला हजरत की रूहानी सरजमीन पर। यहाँ पर कोई चीज़, कोई ताकत जब तक के रूहानी इशारे नहीं होते हैं आगे बढ़ने का हौसला नहीं कर पाती। इसलिए सबसे पहले मैं उन रूहानी अजमतों को दुआ के लिए आमंत्रित करता हूँ आज के फंक्शन में। इनकी अजमत का सबूत इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझ जैसे हकीर फ़कीर को उत्तर प्रदेश की 70 साल की विधान परिषद के इतिहास में पहला आदमी हूँ जिसे उर्दू के खादिम के तौर पर इन्होंने नामजद किया है, इन्होंने मनोनीत किया। वहाँ पर 70 साल की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। उर्दू वालों पर एहसान किया, साहित्यकारों पर एहसान किया, अदब दोस्तों पर एहसान किया, शायरों पर एहसान किया। इसलिए मैं इनकी जितनी भी तारीफ करूँ कम है। मैं सियासी प्लेटफॉर्म का आदमी भी नहीं हूँ, हो सकता है मुझसे कोई कमी बेशी भी हो जाए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनके साथ ये अकेले राजनीतिक हैं पूरे हिंदुस्तान के, जिनके साथ मुझ जैसा हकीर फ़कीर खड़े होकर फ़ख्र महसूस करता है, गर्व महसूस करता है। इसलिए कि इन पर कोई उंगली उठाने वाला पैदा नहीं हुआ, और अगर उंगली उठाता है तो उंगली उसकी खुद शर्माने लगेगी। इनके पास कोई ऐब ऐसा ही नहीं कि जनाब अली उसके ऊपर ये पूरे उतर सके। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ और इनकी एक बुज़ुर्ग की हैसियत से और एक उर्दू के ज़िम्मेदार की हैसियत से मैं इनके लिए दुआएं करता हूँ कि हिंदुस्तान के आने वाले इतिहास के अंदर ये अपनी वही जगह बनाएं जो इनका हक है, और ऐसा इतिहास रचें कि इंसानियत जाग उठे, गरीब आवाम जान सके, दुबले दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनकर उठें और इस पूरी दुनिया को एक नया सबक दें, और हिंदुस्तान की संस्कृति के सारे मूल जो इनके व्यक्तित्व का हिस्सा हैं उनको राजनीति का हिस्सा बनाएं। एक नया इतिहास हिंदुस्तान के अंदर रचा जाएगा। मैं इन शब्दों के साथ, चूँकि वक्त कम है, 2 जगह अपनी यात्राएं करके आ रहे हैं, 2 जगह संबोधन करके आ रहे हैं सभाओं को, वक्त बहुत कम है, उन्हीं का हुक्म है तो मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ। आइए मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये है, देखिए मैं शायर हूँ, मेरी ज़ुबान इशारों की ज़ुबान है, आप तक पहुँचे तो मुझे खुशी होगी। मानिए अताउर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ कि ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। आज आप ये शेर अपने साथ लेकर जाइए और आगे आने वाले वक्त को बताइए कि आपने मेरे शेर को सही साबित कर दिया। ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, इसे एक बात पे दुनिया से जंग जारी है। ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, इसे एक बात पे दुनिया से जंग जारी है। उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है। कीजिएगा, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, अरे परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है। उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है। मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ। शेर सुनिए और इनकी तरफ देखिए, ये मेरे बहुत अजीज हैं, बहुत व्यक्तिगत मेरा ताल्लुक उनसे है, इसलिए पेश करता हूँ शेर कि मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ। मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। आखिरी शेर, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चराग कई आंधियों पे भारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आली जनाब वसीम बरेलवी साहब। अब इंतजार की घड़ियों को समाप्त करते हुए एक जोरदार नारे के अखिलेश भैया जिंदाबाद, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के हमारे प्रत्याशी, और केवल समाजवादी पार्टी के नहीं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी,
आरएलडी के और इस गठबंधन के बरेली के प्रत्याशी हमारे भगवत शरण गंगवार जी, बगल की लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रुचि वीरा जी, मंच पर उपस्थित हमारे साथ एमएलसी आदरणीय वसीम बरेलवी जी, अताउर रहमान साहब, पूर्व विधायक सैजुल इस्लाम, सुल्तान बेग जी, डॉक्टर सियाराम सागर जी, महिपाल सिंह यादव जी, कदीर अहमद साहब, हाजी गुड्डू, अगम मौर्य, साजिद खान, डॉक्टर आरएस तोमर जी, आवेद खान साहब, श्रीमती साधना मिश्रा जी, जफर बेग साहब, सौरभ खन्ना, प्रमोद बिश जी, सुबलेश यादव, क्योंकि अब बहुत लंबी सूची है तो हमारे सभी नेता समाजवादी पार्टी के, वहीं बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर और उनके जिले के सभी पदाधिकारी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी नेता और दूसरे मंच पर बड़ी संख्या में समाजवादी साथी, इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस जनसभा में उपस्थित आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं जहां सामने पूरा का पूरा मैदान भरा है, बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं हमें, और ये बरेली की ऐतिहासिक जमीन है जहां ये गठबंधन विचारों का संगम है। वहीं बरेली की धरती भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों की और सभी जाति एक साथ रह करके एक मोहब्बत का, प्यार का और सम्मान का संदेश देने का भी ये धरती काम करती है। जहां एक तरफ आला हजरत साहब का है सम्मान, वहीं हिंदू समाज के भी तमाम हिंदू समाज से जुड़े हुए सभी धार्मिक, नाथ नगरी का भी सम्मान उतना ही है जितना मुस्लिम समाज के गुरु, धर्म गुरुओं का है, उतना ही हमारे हिंदू धर्म का भी है। हम समाजवादी साथी आज के दिन ये संकल्प लें, क्योंकि नवरात्र के भी दिन चल रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, हम लोग दिखावा नहीं करते, दूसरे लोग दिखावा करते हैं, लेकिन नवरात्र के दिनों में हम संकल्प लें कि सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, और वहीं भारतीय जनता पार्टी वाले भी संकल्प लें कि वो सच ही बोलेंगे, झूठ कभी नहीं बोलेंगे। हालांकि महागठबंधन है, महागठबंधन है ये। दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं ये महामिलावट है। हम उनसे कहना चाहते हैं ये महामिलावट नहीं है, महामिलावट नहीं है, ये महापरिवर्तन का है गठबंधन, महापरिवर्तन के लिए गठबंधन है। जो आवाज ये सुनाई दे रही है हमें, और इधर से भी सुनाई देती है और इधर से भी जो आवाज सुनाई दे रही है, ये जो आवाज सुनाई दे रही है, ये अच्छा लग रहा है कि बरेली के लोग ये बात जान गए हैं।
तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये बात अगर बरेली वाले भी जान गए तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसमें एक है कि एक के साथ अनेक हैं, ये बताइए पहले हमें। और फिर ये बात अगर आप जान गए हो, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई है, तो बताओ चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे चौकी, ये बताओ। तो जहां ये गठबंधन, ये जो गठबंधन महापरिवर्तन के लिए है, वहीं ये गठबंधन चौकी छीनने वाला भी गठबंधन है। और फिर बहुत कहा इन्होंने कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन पता नहीं कितने किलोमीटर दूर रहते हैं, हमें नहीं पता। कितने किलोमीटर दूर है अच्छे दिन, हमें आपको नहीं पता। क्योंकि 5 साल गुजर गए, 5 साल। अब लगता है अच्छे दिन के लिए आपको इन दोनों को लोकसभा में भेजना पड़ेगा, तभी आएंगे हमारे आपके अच्छे दिन, उससे पहले नहीं आने वाले। लोग कहते हैं कि बरेली नहीं जीत सकते। लोग हमें बताते हैं कि बरेली नहीं जीत सकते। बीजेपी के लोग कहते हैं कि बरेली नहीं जीत सकते। ये कमरे में और टीवी पर जब कहते हैं तो बोले बरेली नहीं जीत सकते हैं, लेकिन जब वो कागज कलम और हिसाब किताब लगाते हैं तो कहते हैं बरेली अब नहीं बचने वाली है। और फिर बरेली कैसे बचेगी जब हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी अपनी लोकसभा नहीं बचा पाए थे। अभी सुना है बाबा जी आए थे यहां पर, मुख्यमंत्री जी यहां नहीं लेकिन बगल में आए थे, आपके यहाँ आए थे, आपकी लोकसभा और आपके में। हमने सुना है कि बाबा मुख्यमंत्री जी आए थे और बाबा मुख्यमंत्री जी जो बातें कह रहे थे कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कानून व्यवस्था पहले चौपट थी, बेरोजगारी खत्म कर दी, पुरानी सरकार ने बेरोजगारी, अपनी उपलब्धियां बता रहे थे। और हमें लगता है कि उनकी उपलब्धियां उन्हें, या जो विकास कार्य गिना रहे थे वो दिखाई नहीं दे रहे उन्हें, या फिर दिखाई उन्हें नहीं दे रहे थे। लगता है आंखों से लगता धुंधला दिखाई दे रहा होगा, या आंख कमजोर हो गई होगी, उन्हें मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और बरेली के लोग बताओ, जिनकी आंख धुंधली दिखाई देने लगे या कमजोर हो जाए, उनके लिए आपके पास इलाज क्या है? कुछ इलाज आप रखते हो उनके लिए भी। अब लगता बाजार में कम मिल रहा है या बाजार कम हो गया उसका। जिनकी आंखों से कम दिखाई देता हो या आंख कमजोर हो गई हो, तो बरेली के लोग बताओ क्या लगाना चाहिए उन्हें? आप ही हो जो उनकी आंख ठीक कर सकते हो, वरना कोई आंख ठीक नहीं कर सकता उनकी। और प्रधानमंत्री जी क्या कह के गए थे, याद कीजिए आप। प्रधानमंत्री जी कह के गए थे कि हम आपका मंजा, दूसरा वाला मंजा लाएंगे। कौन से मंजे की बात की हमें नहीं पता,
कह रहे थे चीन का मंजा नहीं आएगा, आपके बरेली का मंजा बिकेगा। ऐसे ही तो कुछ कह गए थे प्रधानमंत्री जी। ये पता नहीं कहां से पतंग काट रहे थे, लेकिन हम समाजवादी लोग, गठबंधन वाले लोग हैं, पतंग उड़ाना जानते हैं और काटना जानते हैं। ऐसी जगह से काटेंगे कि पूरी की पूरी सद्दी भी साथ में चली जाएगी। बताओ, सद्दी के साथ जाएगी पतंग क्या नहीं जाएगी इस बार? और फिर प्रधानमंत्री जी पता नहीं कौन से झुमके की भी बात करके गए थे, याद कीजिए आप। उन्होंने गाना सुना होगा लेकिन फिल्मों के लिए कुछ नहीं किया। अपने समय पर सुना होगा उन्होंने वो गाना, अपने समय पर सुना होगा वो गाना, लेकिन फिल्मों के लिए कुछ नहीं कर पाए। अगर फिल्म की नीतियां, कार्यक्रम किसी ने बनाए और उसकी वजह से फिल्म बन गई बरेली में, बरेली की बर्फी अगर फिल्म बनी थी तो समाजवादियों की देन है, उन झुमके वालों की देन नहीं है। हर क्षेत्र में समाजवादियों ने काम किया है। हम जानना चाहते हैं कि काम क्या किया, ये बताओ, ये बताएं यहां के मंत्री। यहां के मंत्री जी बताएं कौन सा काम किया उन्होंने। हमसे मिले थे जब मैं मुख्यमंत्री था, मुझसे बोले कि हम यहां टेक्सटाइल का पार्क बनाएंगे बरेली में, आप जगह दे दो। बरेली में टेक्सटाइल पार्क बनेगा। हमने उससे कहा कि हमें कितनी अच्छा लग रहा है कि हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री भी हैं, आप भी इस विभाग के मंत्री हैं, और हमने कहा कि टेक्सटाइल पार्क अगर आप बरेली में बनाना चाहते हो तो फर्रुखाबाद में भी बनेगा, और निफ्ट अगर एक खुला है रायबरेली में तो हम आपको जमीन देते हैं, आप लखनऊ में भी खोल दो, बरेली में खोलना चाहो तो खोल दो, और नोएडा में खोलना चाहो तो खोल दो। लेकिन अभी तक न टेक्सटाइल पार्क खुल पाए हैं, न निफ्ट बन पाए हैं। मंत्री जी थे और मंत्री जी बने रह गए, पूरा का पूरा 5 साल निकाल दिया इन्होंने। और किस विभाग के मंत्री थे? लेबर डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, यही तो विभाग है उनके पास। अगर 7 बार के एमपी, देश का प्रधानमंत्री उनके साथ, मुख्यमंत्री उनके साथ, सब विधायक उनके साथ, मेयर, सब कुछ उनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अपने विभाग का काम नहीं कर पाए। नोटबंदी की, बताओ, नोटबंदी से सबसे ज्यादा हमारे काम करने वालों को नुकसान पहुंचा। जो हाथ से काम करते थे उनका नुकसान हुआ, जो जरदोजी करते थे नुकसान हुआ उनका, जो हमारे मजदूर थे उनका नुकसान हुआ, छोटा मोटा कारोबार करते थे उससे नुकसान हुआ। और नोटबंदी से न जाने कितने नौजवानों की नौकरी चली गई, किसी को नौकरी दोबारा नहीं मिल पाई। ये हालात पैदा किए थे नोटबंदी ने। और जिस समय नोट बंद करने की बात कही गई थी, उस समय कहा गया था कि नोटबंदी हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सल मामले नहीं होंगे देश के अंदर। लेकिन नोटबंदी ने बर्बाद किया हमारे सबको। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग नोटबंदी कर सकते हैं और नुकसान कर सकते हैं, नौकरियां छीन सकते हैं, लोगों की जान चली गई, बताओ भ्रष्टाचार कहां खत्म हो गया? एक अच्छी खासी व्यवस्था बनाई थी हमने 100 नंबर, कि अगर पुलिस कहीं भी हो और अगर कोई तकलीफ में आ जाए, चाहे खेत में हो चाहे घर पर हो, फोन मिलाता था, पुलिस पहुंच जाती थी मदद करने के लिए। लेकिन जब से ये बाबा मुख्यमंत्री जी की सरकार आई है, पता नहीं 100 नंबर को क्या हो गया है। और 100 नंबर चलाने वाले भी बिगड़ गए, वो भी कुछ गड़बड़ हो गए हैं।
तो बताओ नोटबंदी से कहां भ्रष्टाचार खत्म हो गया? ये पुलिस के लोग खड़े हैं, बताएं कि 5 साल में सबसे ज्यादा गाड़ियां किस सरकार ने दी थी आपको? और प्रमोशन भी सबसे ज्यादा किए थे। और उनके पुलिस के लोगों को बताओ 2-2 परीक्षा देनी पड़ती थी, तब जवान बन पाते थे, केवल लाठी पकड़ने के लिए, डंडा पकड़ने के लिए। हमने कहा कोई परीक्षा नहीं होगी, आप 10वां 12वां के नंबर लाइए, दौड़ के दिखा दीजिए, अपने आप पुलिस में भर्ती हो जाओगे। ये अगर किसी ने किया था तो समाजवादियों ने करके दिखाया था। अगर कोई मेरिट वाला हो यहां तो बताओ, मेरिट से पास होकर के नौकरी लगी होगी इनके साथियों की, तुम्हारी लगी है क्या? तुम्हारे साथ वालों की लगी होगी मेरिट, कम से कम टेंशन खत्म कर दी। इनकी अच्छी ट्रेनिंग हो, अच्छे कपड़ा मिले, अच्छा खाना मिले और इनके हाथ में डंडा हो तो अपने आप चोर को भगा लेंगे, कोई जरूरत नहीं किसी बहुत ज्यादा परीक्षा की। हमारे मुख्यमंत्री जी कह के गए कि पुरानी सरकार में बहुत अपराध होता था, बहुत घटनाएं होती थी, हमने तो 100 नंबर चलाया और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने ठोको नीति चलाई। उन्होंने ठोको नीति समझा दी लोगों को और पुलिस को, और ठोको नीति के तहत कहीं पुलिस आम जनता को ठोक रही है और कहीं आम जनता को मौका मिल गया वहां पुलिस ठोक रही है। बताओ ये ठोको नीति, यही तो सिखाई मुख्यमंत्री जी ने ठोको नीति। इतनी पुलिस के साथ अपमान कभी नहीं हुआ होगा जितना इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है अपमान। और अभी इटावा में बहुत दूर नहीं है, अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनके साथियों ने एक दरोगा जी को ठोक दिया अभी, और दरोगा जी को इसलिए ठोक दिया कि वो फिल्म बना रहे थे कुछ मोबाइल से। सुनने में आया सांसद जी को छोड़ के सब पे धाराएं लगा दी हैं पुलिस ने, और फिर पुलिस तो और जनता में थी ठोको नीति। इनके विधायक सांसद भी सीख गए ठोको नीति। और एक जगह मैंने कहा कि बताओ ये सबसे ज्यादा संस्कृति को बढ़ावा देने वाले, सम्मान करने वाली पार्टी जो अपने आप को दावा करती है, इनके विधायक सांसद जूता चला रहे हैं। और मैंने कहा कि ऐसा झगड़ा हुआ ठेके को लेकर के कि सांसद जी ने अपना जूता उतारा और विधायक जी के सर पर 21 तोपों की सलामी दे दी, 21 जूतों की सलामी दी। प्रेस के लोग बोले कि वो 21 नहीं थे, वो कम गिने हमने प्रेस के साथियों से कहा, वो रिकॉर्डिंग में है कि अगर कोई नहीं रोकता तो वो पूरे सांसद जी ने 21 जूतों की सलामी विधायक जी को दी है। बताओ दी कि नहीं दी, सबने देखा। हमारे कैसे मुख्यमंत्री जी हैं, कहते हैं कि बताओ समाजवादी लोग अली और बजरंगबली की बात कर रहे हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं हमारे लिए दोनों ही सम्मान के लिए हैं, हम दोनों का ही सम्मान करते हैं और हम तो सब जाति धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन हम आप जैसे नहीं हैं जो हनुमान जी की जाति बताने लगे। बताओ भगवान हनुमान की जाति बताई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि नहीं बताई? कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। अच्छा हुआ उन्होंने यादव नहीं बताया उन्हें। लेकिन हम जानते हैं इस बार सब नाराज हैं इनसे और हमारे भगवान बजरंगबली भी नाराज हैं। और हम तो कहेंगे बरेली के लोग बहुत बंदर से परेशान हो, सुनने में आया है।
अरे हनुमान चालीसा लगा दो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं हनुमान चालीसा लगा दोगे तो बंदर नहीं आएंगे, बंदर सब भाग जाएंगे। इससे कैसों को सरकार बना दी, कैसों को मौका मिल गया, कैसों को मौका में दे दिया जनता ने। इसलिए हमने आपसे निवेदन करने आए हैं, आपसे अपील करने आए हैं। ये सब बातें आप जानते हो कि क्या हालत पैदा कर दी है देश की। आज हम सबसे ज्यादा बेरोजगारी में आगे हैं, हम बीमारियों में आगे हैं, हमारी पढ़ाई उस स्तर की नहीं है जिस तरह की पढ़ाई हो हमें नौकरी और रोजगार मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसान बर्बाद कर दिया, किसान को धक्का दे दिया, उनकी फसल चौपट हो गई। उन्हें गेहूं की तो कीमत हमेशा मिलती है, कोई सरकार बनी रहे, गेहूं की खरीद में दिक्कत नहीं आती क्योंकि बाजार में भी उसकी कीमत मिल जाती है। बताओ धान कैसे बिक गया, सरसों कैसे बिक गई, आलू का हिसाब किताब क्या हो गया। और कहा था कि हम 1.5 गुना मुनाफा देंगे हम अपने किसानों को, आय 2 गुनी कर देंगे, ना 1.5 गुना मुनाफा दे पाए, ना आय 2 गुनी कर पाए। उनकी खाद और यूरिया की बोरी से 5 किलो की खाद निकाल ली इन्होंने, ये धोखा दिया किसानों को। कहा था हम जानवर पकड़ लेंगे, उसके लिए हमने इंतजाम कर दिया है। हमारे किसान को अपने खेत बांधने पड़ रहे हैं, जानवर नहीं बंधे हैं, सरकार नहीं बांध पाई। हमारे किसान भाई खेत बांध रहे हैं, जानवर नहीं बांध पाई सरकार, खेत बर्बाद हो गए। अभी भी चीनी मिलों का बकाया है पैसा, किसान को पैसा नहीं मिला है अभी भी। ये हालत है। कह रहे हमने बहुत चूल्हे बांट दिए, सिलेंडर दे दिए, लेकिन बताओ कीमत क्या कर दी सिलेंडर और चूल्हे की। और ऐसी गैस दी बीजेपी के लोगों ने, ऐसे सिलेंडर बंटवाए कि गांव में कोई खाना नहीं बनवा पा रहा है, ना सिलेंडर भरवा पा रहा है, क्योंकि इनकी गैस से खाने का स्वाद ही बदल गया, स्वाद ही नहीं आ पा रहा है वो। इसे कोई महंगा सिलेंडर नहीं खरीद रहा है। बताओ कोई खरीद रहा हो तो बताओ, नहीं दोबारा भरवा पा रहे हैं। और मैं नौजवान साथियों आपसे कहना चाहता हूं, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, दुनिया में इतनी बेरोजगारी कहीं नहीं है, कोई काम नहीं, नौकरी नहीं। क्या हालत होंगे बताओ, क्या होगा। 2014 का घोषणा पत्र भूल गई बीजेपी। यहां के सांसद जी बताएं कि 2014 का क्या था घोषणा पत्र, और 2019 तक कितना पूरा किया है। और नया ले आए 2019 का आप। 2019 में बताओ नौजवानों को नौकरी देने का क्या वादा किया आपने? कोई वादा नहीं। 2 करोड़ तो दी नहीं, और 2019 का जो घोषणा पत्र है वो भी धोखा है, उनका धोखे का घोषणा पत्र है, कोई संकल्प पत्र नहीं है वो। और फिर हम समाजवादियों ने कहा कि सामाजिक न्याय से होगा महापरिवर्तन। हम तो काम करते करते अपने आप को अगड़ा समझ लिए थे थोड़े दिन के लिए। हमने लैपटॉप बांटे, एक्सप्रेस वे बनाया, ये बरेली को हल्द्वानी जोड़ने वाला 4 लेन, बरेली से बदायूं को जोड़ने वाला 4 लेन। समाजवादी सरकार होती तो बरेली से पीलीभीत भी 4 लेन से जुड़ जाती, आपको जरूरत नहीं पड़ती किसी के सामने। ये बाईपास, ये आपके सांसद, आपके मंत्री ने नहीं बनाया बाईपास, ये नहीं बनाया इन्होंने। ये एनएचआई था उस समय की, अगर सरकार समाजवादी नहीं होती तो कभी बरेली का बाईपास नहीं बन पाता। समाजवादियों ने सरकार बनाई। और ओवरब्रिज कितने बने हैं? 7 बार सांसद बनाया, कोई ओवरब्रिज नहीं बनाया, बताओ। और वो भी समाजवादियों ने फ्लाईओवर बनाए बरेली के लोगों के लिए। और आमला में भी इतना ही विकास हुआ है सपा बसपा के समय पर। बताओ फ्लाईओवर समाजवादियों ने बनाए कि नहीं बनाए? 100 नंबर की गाड़ी दी, एम्बुलेंस दी, अस्पताल नया बना दिया। और यूनिवर्सिटी में हमने ये अपनी बरेली की जो पहचान है,
बरेली जिसकी वजह से जाना जाता है। हमने महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में बरेली में आला हजरत के नाम पर शोध पीठ की चेयर हमने स्थापित की थी और कथा वाचक पंडित राधे श्याम जी के नाम पर हमने शोध पीठ स्थापित की थी। और वो भी याद होगा आपको, आदरणीय वसीम बरेली साहब ने कहा था आला हजरत के नाम पर पीठ और पंडित राधे श्याम शोध पीठ हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी में स्थापित की और बहुत सारे कैसे विद्यालय का और ब्रांच खुले, लेकिन सरकार ने नाम बदल दिया, नाम बदल करके अपना कर लिया। सुनने में आया कि काम तो नहीं किया, लेकिन नाम बदल बदल के अपने नाम काम कर रहे हैं। और बिजली की भी व्यवस्था बेहतर करने का काम शुरू कर देते। फ्लाईओवर इसलिए बनाया था बरेली शहर में कि जाम नहीं लगे। ये 7 बार के एमपी केवल जाम नहीं रोक पा रहे, बताओ, केवल जाम नहीं रोक पा रहे। काहे के सांसद हैं, आप मंत्री हैं, बताइए। बरेली में जाम लग जाता है, आपको खबर ही नहीं है। ये फ्लाईओवर इसीलिए बने थे कि बरेली के लोगों को जाम में ना फंसना पड़े, एक तरफ से जाएं दूसरी तरफ निकल जाएं। प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाया, सबने झाड़ू लगाया, यहां के सांसद जी ने भी झाड़ू लगाया होगा, और नहीं झाड़ू लगाया होगा तो झाड़ू के संग तस्वीर खिंचाई होगी। खिंचाई कि नहीं खिंचाई, बताओ। और क्या कूड़ा खत्म हो गया बरेली का? भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अगर भाषण सुनोगे आप तो शौचालय से शुरू करते हैं, शौचालय पे खत्म कर देते हैं। और इनके बनवाए हुए शौचालय में अगर कोई गांव का आया हो तो बताओ, इनके बनवाए हुए शौचालय में पानी है कि नहीं है, बताओ। तो हमें कोई समझा दे, ये डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया और बरेली भी शायद स्मार्ट सिटी की सूची में है। हमें लगता है स्मार्ट सिटी में यही होता होगा कि शौचालय में पानी नहीं होता। क्यों पत्रकार साथियों, यही तो स्मार्ट सिटी है कि शौचालय में पानी नहीं है। कितने स्मार्ट सिटी बन गई बताओ, है क्या स्मार्ट सिटी? हमें लगता है स्मार्ट सिटी उसी को बोलते होंगे जब सड़क पे भैंस चलती होगी, उसी को स्मार्ट सिटी बोलते होंगे। बरेली में तो चलती है सड़क पे भैंस, के नहीं चलती, बताओ। तो हम जान गए कि स्मार्ट सिटी बन गया बरेली आपका। सोचो आप, जिनकी सब कुछ सरकार, सब कुछ, और उसके लिए कोई काम नहीं। जो बात मैं कह रहा हूं सामाजिक न्याय की, हम तो कहते हैं जिस बिरादरी के सांसद जी हैं उन्होंने अपनी ही बिरादरी को धोखा दे दिया, और ऐसे धोखा दिया हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं। हमें कोई नाराजगी नहीं है कि 10% आरक्षण मिला हो किसी को। हम तो कहते हैं 10 नहीं 15 कर दो, 15 नहीं 20 कर दो, हमें कोई नाराजगी नहीं है। हम वही कहना चाहते हैं आदरणीय भगवत सिंह गंगवार जी को, पहले आपके समाज के लोग मेहनत करते थे, पढ़ते थे, कंपटीशन करते थे और अपना पसीना बहाते थे, महंगी से महंगी पढ़ाई करते थे, अच्छी से अच्छी कोचिंग करते थे और मुकाबला कर करके जनरल में अपने आप को साबित कर देते थे कि हाँ हम भी बराबर हैं। लेकिन अब आप जनरल के बराबर नहीं खड़े हो सकते हो, आपको वापस अपने पीछे जाना पड़ेगा। जो आपको कैटेगरी मिली है उसी के आगे नहीं जा सकते हो। केवल पुलिस भर्ती का मैं कहना चाहता हूं, दलित और पिछड़े नौजवान 1700 निकाल दिए गए जो पुलिस भर्ती में हो गए थे। वो व्यवस्था बदल दी और व्यवस्था बदल गई तो 1700 नौजवान जो पिछड़े थे, दलित थे, वो नौकरी नहीं पा पाए, उन्हें बाहर निकाल दिया गया पुलिस की भर्ती से। ये तो कमाल के सांसद हैं, अपने ही समाज को धोखा दे रहे हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो समझिए कि कैसा धोखा मिला है।
न पढ़ाई में न रोजगार में, कहीं नहीं मौका मिलेगा। अगर है उनके पास कोई जवाब तो हमें बता दो। और जवाब इसलिए नहीं है उनके पास, और जवाब आपको नहीं देंगे इसलिए क्योंकि उन्होंने 2 शपथ ली हुई हैं। वो भूल जाते हैं कि संविधान से कब चलना है और आरएसएस की शपथ से कब चलना है। ये 2 शपथ लेकर के काम कर रहे हैं। इन्होंने कभी संविधान नहीं माना, ना भारत के झंडे का कभी सम्मान किया। इसलिए धोखा दे रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर भी धोखा दे रहे हैं। तो सोचिए आप, जो धोखा देते हो अपने समाज को। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि नई व्यवस्था के अंदर पढ़ाई और नौकरी में अब मौका नहीं मिल पाएगा। ये धोखा दिया है इन्होंने। और इसलिए क्योंकि 2 शपथ लेकर के ये आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए बरेली के लोगों से हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं। इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा किसी को भी। और अभी तो थोड़ा बहुत समाजवादियों ने काम किया था, जब आपने कुछ विधायक और बड़ी संख्या में हमारी सरकार बनाने का काम किया था आसपास के लोगों ने। इसके बाद विधानसभा का चुनाव होना है। लोकसभा तो देश के चौकीदार का भाग्य तय करेगा। चौकी रहेगी कि नहीं रहेगी, कि चौकी छिन जाएगी। इसलिए चौकी छीनने का चुनाव है। बताओ, चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? ये तभी छीन पाओगे जब वोट पड़ने की आवाज आपके कान में चली गई हो। बताओ, उधर जो पहले चरण में वोट पड़े उसकी आवाज आपके कान तक पहुंची कि नहीं पहुंची? वहां वोट इतना तेज पड़ा है, इतनी तेज वोट की बारिश हुई है कि सब कुछ सुनाई दे रहा है यहां तक। बताओ, आप भी उतनी तेज बारिश करोगे वोट की कि नहीं करोगे कि आगे के चरण में सुनाई दे जाए? इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं, इस भरोसे के साथ कि बरेली भी जिताएंगे और बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी ऋषि वीरा जी आमला, उनको भी जिताएंगे। और ऐसे वैसे मत जिताइए, अच्छे वोटों से जिताइए। बोलो, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? अरे कहां उनसे नया भारत बनवा रहे हो जो खुद पुराने हो गए हैं। अगर नया भारत बनाना है तो नए लोगों को मौका दीजिए, और नया प्रधानमंत्री बनेगा तभी देश का नया विकास होगा, वरना वही पुराना होता रहेगा। बोलो, नया प्रधानमंत्री दोगे कि नहीं दोगे? तो फिर इस महागठबंधन को जिताइए, एक एक वोट साइकिल और हाथी पर दीजिए। यही मैं निवेदन आप सबसे करने आया। मैं धन्यवाद देता हूं वसीम बरेली साहब का और अपनी पार्टी के सभी नेताओं का, सभी साथियों का। मैं जानता हूं हमारे नेताओं में भी कभी कभी तीर चल जाते एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन इस चुनाव में मुझे खुशी है इस बात की, सब एक साथ हैं। ये सब अलग अलग हैं, लेकिन सबके लिए साइकिल और हाथी है। कोई साइकिल हाथी से अलग नहीं है, सबके सब वोट वहीं पर डालने जा रहे हैं। इसलिए जो यहाँ भाईचारे की संस्कृति है, जो यहाँ से पैगाम जाता है मानवता का, प्यार का, मोहब्बत का, वो एक बार फिर जाए यहाँ पर। क्योंकि दूसरे लोगों की नजर में भेदभाव है। वो खाने के भेदभाव देखते हैं, पहनावे का भेदभाव देखते हैं, वो हर तरीके का भेदभाव नजर आ जाता है, रंग का भी। अगर उन्हें लाल बत्ती, हरी बत्ती दिखाई दे जाए तो पता नहीं क्या कहने लगे। उनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए यहां से जिता करके एक एक वोट साइकिल और हाथी पे डाल देना, यही निवेदन मैं आप सबसे करना हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं को, के साथ हमारे युवा संगठनों के साथ ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गदा भेंट करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे युवा साथियों से, भाई वैभव गंगवार जी, मोहसिन खान जी, फैज मोहम्मद, अहमद खान टीटू, सैयद आकिब अली, आबिद अली, ये लोग आ जाएं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गदा भेंट कर स्वागत करें।
अनमोल तिवारी, फैज मोहम्मद, अहमद खान टीटू, सैयद आबिद अली, ये लोग आ जाओ, गदा बैठ करें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आशू खान, अरे ये फैज मोहम्मद और टीटू खान कहाँ हैं?